नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और कीप लर्निंग की हमारी सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स यंग या जुवेनाइल रेड सेल्स होते हैं जो हमारे RBC होते हैं उससे जस्ट पहले वाले फॉर्म जो हमारा बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में जो आ रहे हैं RBC, तो उन्हीं RBC की जुवेनाइल या यंग फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स। और इन रेटिकुलोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये जो रेटिकुलोसाइट्स हैं इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा, बट इनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एक स्लाइड है, स्टेन किया हुआ है रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। और इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं ये सब रेटिकुलोसाइट्स हैं। ये हमारे RBCs हैं, अलग अलग शेप में, डिस्क शेप, ये RBC आप देख सकते हैं। और ये जो है रेटिकुलोसाइट्स हैं। इन रेटिकुलोसाइट्स के अंदर ये क्या है, RNA या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। ये स्टेन प्रिपरेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स थी। अब हम करते क्यों हैं, हमें रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए ज़रूरत क्या है, वाई। तो रेटिकुलोसाइट काउंट हम एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी देखने के लिए करते हैं कि हमारा जो बोन मैरो है उसमें एरिथ्रोपोइटिक मतलब एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि हमारे RBCs, और पोइटिक मतलब बनने की एक्टिविटी। तो RBC बनने की एक्टिविटी को हम एसेस करने के लिए कि ठीक से RBCs बना रही है हमारी बोन मैरो या नहीं बना पा रही है। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हेल्प करते हैं, और अनीमिक पेशेंट्स में हमारा बेसलाइन स्टडीज़ को जानने के लिए अनीमिक पेशेंट्स में जिनका कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है, और उसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक थेरेपी, जैसे कि किसी को आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है या फोलेट डिफिशिएंसी अनीमिया है, उसको हमने थेरेपी दी, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया या फोलेट डिफिशिएंसी अनीमिया में थेरेपी दिया, स्पेसिफिक थेरेपी दिया। तो उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए कि अब RBC नए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके अलावा हाइपर प्रोलिफरेटिव और हाइपो प्रोलिफरेटिव अनीमिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं हाइपर प्रोलिफरेटिव और हाइपो प्रोलिफरेटिव क्या होते हैं। ये टर्म्स थोड़े से बड़े लग रहे हैं, बट बहुत ही इनका सिंपल सा मतलब है कि हाइपर प्रोलिफरेटिव मतलब कि ज़्यादा, और हाइपो मतलब कि कम। मतलब कि आपका जो ब्लड स्ट्रीम में RBCs हैं वो कहाँ से बन के आ रहा है, बोन मैरो से आ रहा है। तो मतलब कि हाइपर प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, आपका बोन मैरो जो है वो बहुत सारे RBCs प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि टू मैनी RBCs प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन तब भी आपका अनीमिया है, मतलब RBC प्रोड्यूस हो रहे हैं फास्टर देन दे कैन मैच्योर, मतलब कि मैच्योर होने से पहले की फॉर्म है आपका रेटिकुलोसाइट्स। तो अगर हाइपर प्रोलिफरेटिव है तो आपका RBCs जो है वो बहुत जल्दी बना रहा है हमारा बोन मैरो, और मैच्योर होने से पहले मतलब बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कब होता है, ये किन किन केसेस में देखा जाता है हाइपर प्रोलिफरेटिव अनीमिया। ये आपका ब्लड लॉस हो रहा है, किसी को हैवी ब्लड लॉस है, उसमें देखा जा सकता है। और उसके अलावा आप हीमोलिसिस में, इन्फेक्शन में, कैंसर्स में, कई तरीके के कैंसर्स में, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, और क्रोनिक ब्लड लॉस, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन मैरो है वो जल्दी RBCs बना रही है, उसे ही हाइपर प्रोलिफरेटिव अनीमिया कहते हैं। मतलब सेल्स बन रहे हैं ज़्यादा, RBCs बन रहे हैं, रेटिकुलोसाइट्स दिख भी रहे हैं आपकी स्ट्रीम में, बट तब भी इंसान को अनीमिया है मतलब कि ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ रीज़न है कि ब्लड बनने के बावजूद भी उसके अंदर ब्लड की कमी है। हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया का मतलब क्या होता है कि आपका बोन मैरो बना ही कम रहा है, मतलब कि बोन मैरो जो है वो टू फ्यू RBCs बना रहा है, मतलब कि पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से अनीमिया है। और इसमें क्या होता है कि RBC का प्रोडक्शन जो होता है, RBC प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाता है। RBC प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाता है। अब आपका RBC प्रोडक्शन स्लो है, RBC नहीं बन रहे हैं, बहुत कम आपके RBCs हैं, तो यानी कि आपका जो रेटिकुलोसाइट्स है वो भी कम दिखेंगे। ऐसा किस किस कंडीशन में हो सकता है हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया, मतलब
किन डिजीज़ेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी या फिर फोलेट डिफिशिएंसी, इस तरीके की डिजीज़ेस मतलब डिफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है पहली। या फिर दूसरी चीज़ आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी ये हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्यों? क्योंकि लगभग 90% ऑफ जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो कहाँ बनता है? हमारा किडनीज़ में बनता है। और अगर हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, मतलब किडनीज हमारी ख़राब है, तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से RBC फॉर्म नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सब मेडिकेशंस या बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाता है, या लिवर डिजीज़ में भी, क्योंकि 10% इरिथ्रोपोइटिन हमारे लिवर में भी बनता है। तो ये सारे किस में आते हैं? हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया। तो हाइपर प्रोलिफरेटिव और हाइपोप्रोलिफरेटिव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट यूज़ होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा ट्रीटमेंट और मेडिकेशन हम प्रॉपर दे पाएंगे, मतलब कि हमें पता चले, हम जब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमारा बोन मैरो तो ठीक काम कर रहा है या नहीं, हमारा ब्लड लॉस की वजह से या फिर किसी और वजह से तो अनीमिया नहीं है, उसके लिए रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। उसके अलावा आप न्यूनेट में अनीमिया देखने के लिए या फिर रिस्पॉन्स टू इरिथ्रोपोइटिन थेरेपी आपने अनीमिया में, जैसे कि क्रोनिक रीनल फेलियर, अभी मैंने बताया कि जब किडनी फेलियर होने लग जाता है तो क्या होता है कि आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका RBC प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइसिस कम हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? बाहर से इरिथ्रोपोइटिन देंगे ताकि RBC प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो इसके रिस्पांस को जानने के लिए भी आप क्या करेंगे? रेटिकुलोसाइट करेंगे। मतलब आप बाकी सारे टेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन रेटिकुलोसाइट क्या बताता है? मेनली आपका नए RBCs बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं? यंग या फिर जुवेनाइल फॉर्म ऑफ RBCs। अब उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक। तो स्टेनिंग में हमारा ये न्यू मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ करते हैं हम लोग। इसका रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है? इसमें न्यू मिथाइलिन ब्लू 1 ग्राम होता है, सोडियम साइट्रेट 0.6 ग्राम होता है, सोडियम क्लोराइड 0.7 ग्राम होता है, डिस्टिल वाटर 100 मिलीलीटर होता है। और इसको हम 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं बनाने के बाद, और हमेशा फ़िल्टर करते हैं यूज़ करने से पहले। प्रोसीजर क्या है? आप 2-3 ड्रॉप जो आपका डाई है वो लीजिए और उसको उतने ही ब्लड में मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उसे 15 से 20 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस पर रखिए, और उसके बाद आप 20 मिनट बाद थोड़ा सा सस्पेंड करिए। मान लीजिए आपने इसमें रखा है इसे मिक्सचर को, उसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए, टिल्ट कर लीजिए जेंटली, और फिर उसके बाद नॉर्मल जैसे आप स्लाइड पर फिल्म बनाते हैं वैसे ही बनाइए। अब उसके बाद आप काउंटिंग कैसे करेंगे? तो आपकी ये स्लाइड है, आपने नॉर्मली जैसे स्लाइड बनाते हैं वैसे ही स्लाइड बनाया है। इसका वेट भी बनता है, ड्राई भी बनता है। तो आपने एक स्लाइड बनाया, उस पर आप पहले 10x पर देखिए। कितने पे देखेंगे माइक्रोस्कोप में? 10x में। फिर आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। तो आप उसमें ऑयल इमर्जन के लेंस यूज़ करने के लिए ऑयल डालिए, और फिर उसके बाद 100x में देखिए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो आपको 1000 सेल्स मतलब काउंट करने हैं। 1000 रेड सेल में आपका कितना रेटिकुलोसाइट आपको मिलता है। कैलकुलेशन कैसे होगी? परसेंट रेटिक्स आप बताएंगे, परसेंट रेटिकुलोसाइट्स में आपका आप रीडिंग देंगे। तो उसमें कैसे होगा कि नंबर ऑफ रेटिक्स इंटू 100 नंबर ऑफ RBC, नंबर ऑफ रेड सेल्स। उसके बाद आपका जो टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स हैं इज इक्वल्स टू रेटिक एंड RBC इन 10 फील्ड्स। आप 10 फील्ड्स में देखिए, 10 फील्ड्स में आपने रेटिक्स और RBCs देखे, RBCs एंड रेटिकुलोसाइट्स देखे। उसके बाद आपका तब आप रिपोर्टिंग करेंगे। और जो आपका एक फील्ड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक फील्ड में 200 to 250 हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आप सेल्स देख लेते हैं, तो उसमें आप 5 फील्ड देख लीजिए। 5 फील्ड्स देखने के बाद आपके पास लगभग आप 1000 RBCs गो थ्रू कर चुके हैं, RBCs एंड रेटिक्स। फिर उसके अंदर जितना भी आएगा आप कैलकुलेट करके बता देंगे। तो कैलकुलेशन किस तरीके की होगी? परसेंट रेटिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेटिक्स इन 1000 सेल्स पर 1000 रेड सेल्स इंटू 100। तो आपको परसेंट रेटिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला याद करना है कि आप लगभग 1000 रेड सेल्स देखेंगे, मतलब रेटिकुलोसाइट्स देखेंगे लगभग इन 1000 रेड सेल्स, और उसको डिवाइड कर देंगे 1000 रेड सेल्स इंटू 100। तो आपका क्या निकल जाएगा? परसेंट रेटिक।
और एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, रेटिकुलोसाइट काउंट इनटू रेड सेल काउंट। आपका जितना रेटिकुलोसाइट काउंट आया और जितना रेड सेल काउंट है उसको कर देंगे। ये जो होता है नॉर्मल 50,000 टू 85,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। उसके बाद करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट की भी फॉर्मूला दी हुई है। इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जिसे भी बोलते हैं, इसमें रेटिक परसेंट इनटू पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ पेशेंट अपॉन नॉर्मल पीसीवी। तो इससे आप क्या निकालेंगे, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। आपका उसके बाद रेटिकुलोसाइट मैच्योरेशन प्रोडक्शन इंडेक्स का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो करेक्टेड रेटिक काउंट अपॉन एस्टिमेटेड मैच्योरेशन टाइम इन डेज, इससे आपको क्या मिलेगा, रेटिकुलोसाइट मैच्योरेशन प्रोडक्शन इंडेक्स। अब आपकी रेफरेंस रेंजेस क्या है, आपका एडल्ट्स में 0.5 से 1.5% होता है क्या, रेटिक्स, और न्यूनेट्स में क्या होता है 2.5 से 6 तक आपका नॉर्मल होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। अब सोर्स ऑफ एरर मतलब आपकी गलत रेटिकुलोसाइट काउंट किस किस वजह से आ सकती है। तो आपने इम्प्रॉपर मिक्सिंग की ऑफ स्पेसिमेन विद द स्टेन, मतलब जब आपने अपना एपेंड्रॉफ में मान लीजिए मिलाया है, आपने मान लीजिए 100 माइक्रोलीटर डाई मिलाया था, 100 माइक्रोलीटर आपने सैंपल मिलाया, पर उसे प्रॉपरली मिक्स नहीं किया, कुछ सैंपल यहाँ रह गया, कुछ यहाँ रह गया, तो अनस्टेन्ड रह गया, आपके सेल्स डाई से मिल नहीं पाई, आपने प्रॉपर मिक्सिंग नहीं की, तो फॉल्सली लो आ जाएगा। उसके बाद इम्प्रॉपर टाइम ऑफ इंक्यूबेशन, आपने प्रॉपर टाइम 20 मिनट 15 से 20 मिनट हमें रखना है डाई को, लेकिन आपने 15 से 20 मिनट नहीं रखा, आपने मान लीजिए 5 मिनट में ही कर लिया, तो जो बहुत बड़े आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं, मान लीजिए उन्होंने स्टेन पकड़ लिया, और जो छोटे छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्होंने नहीं स्टेन पकड़ पाया, तो क्या होगा, तब भी आपका फॉल्स रीडिंग हो सकती है, एरर हो सकता है, आपका गलत काउंट आ सकता है। उसके अलावा इम्प्रॉपर काउंट, आपने काउंट ढंग से नहीं किया, आपने फील्ड्स ढंग से नहीं देखे, आपने 1000 RBCs के अंदर नहीं देखा, रेटिक्स को कम में ही देख लिया, तो उससे भी आपका क्या होता है, गलत काउंटिंग हो सकती है। या फिर किसी भी सेल RBC सस्पेंड मतलब ब्लड में और भी बॉडीज़ हो सकती हैं, जैसे कि काउंट हमने क्या काउंट कर लिया, हिंस बॉडीज़ काउंट कर ली, होविल जॉली बॉडीज़ काउंट कर ली, पेपनहाइमर बॉडीज़ काउंट कर ली, इस तरीके की हमने जो चीज़ें हैं अगर काउंट कर ली, तो वो हमारा क्या हो सकता है, रेटिक काउंट को फॉल्सली हाई बता सकता है। अब आपका कंडीशन ऑफ हाई एंड लो काउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट क्या है, तो इंक्रीज रेटिकुलोसाइट और डिक्रीज रेटिकुलोसाइट कब कब हो सकते हैं, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपका इंक्रीज रेटिकुलोसाइट हो सकता है इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि आपकी बहुत अच्छे से इरिथ्रोपोइसिस हो रही है, हीमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, मतलब कि आपका ब्लड लॉस जल्दी हो रहा है, तो आपका सिग्नल जा रहा है कि आपको और ज़्यादा RBCs की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्या कर रही है, और ज़्यादा RBC बना रही है, जो मैच्योर होने से पहले ही आपके बोन मैरो से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में आ जा रहे हैं, और वो क्या कहलाते हैं, वो वही आपके रेटिक्स होते हैं, तो वो बढ़ जा रहे हैं। उसके बाद ब्लड लॉस है, सेम इसका वो है पैथोजेनेसिस। और उसके अलावा आपका अनीमिक पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट, किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, सिकल सेल अनीमिया, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया में भी क्या हो रहा है, आपके सेल्स जो हैं वो सिकल शेप के हो जा रहे हैं, और वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो जब स्प्लीन में जाके ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होंगे, तो हमारा सिग्नल जाएगा कि हमें ज़्यादा RBCs की ज़रूरत है, बोन मैरो में और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा, मैच्योर होने से पहले ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में RBC आने लग जाएंगे रेटिक्स की फॉर्म में। तो इन सब केसेस में क्या है, आपका इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट पाया जाता है। और वही स्पेसिफिक थेरेपी चल रही है किसी की न्यूट्रिशनल अनीमिया के लिए, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी किसी भी तरीके की, तो उसमें भी बढ़े हुए मिलेंगे। घटे हुए रेटिकुलोसाइट्स किस में बनेंगे, एक तो हमने अभी देखा था कि आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़ थी। उसके अलावा देख लेते हैं कि एप्लास्टिक अनीमिया में, एप्लास्टिक अनीमिया जिसमें आपका सेल्स बन ही नहीं रहे हैं, बोन मैरो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर इरिथ्रोपोइसिस हो ही नहीं पा रहा है। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, वही बात, मतलब एप्लास्टिक अनीमिया नहीं बन रहे हैं, इनइफेक्टिव मतलब कि ढंग से नहीं हो पा रही है। और जैसे कि ये बोन मैरो डिजीज़ या फिर कीमोथेरेपी एसोसिएटेड कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, तो उसमें क्या होगा, रेटिकुलोसाइट कम हो जाएंगे, क्योंकि RBC ही कम बन रहे हैं, पूरा का पूरा सेल फॉर्मेशन ही कम हो रहा है। हाइपोप्रोलिफरेटिव कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाइपोप्रोलिफरेटिव जैसे कि रीनल डिसीजेज़, उसके अलावा रीनल डिजीजेस, एल्कोहलिज्म में भी आपका कम RBC प्रोडक्शन होता है, मैक्सिडीमा, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन लाइक ल्यूकेमिया, मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी एक्सेट्रा। तो ये था आपका रेटिकुलोसाइट के बारे में
थोड़ी सी जानकारी। और ये देख लीजिए, ये स्टेन है, रेटिकुलोसाइट इस तरीके से कुछ दिखते हैं, ये आपके आरबीसीज़ हैं। और हमें वही है कि डब्ल्यूबीसीज़ को काउंट नहीं कर लेना है, थोड़ा देखना है कि जो स्टेन है उसमें डब्ल्यूबीसी हैं या फिर रेटिक्स हैं। रेटिक्स को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये जो है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स या फिर रेमनेंट्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं या राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है। तो ये था आपका पूरा रेटिकुलोसाइट के बारे में। और ये देख लीजिए आपका रिएजेंट, आपकी डाई कैलकुलेशन आपने देख ही लिया कि आपको 1000 सेल्स कैलकुलेट करने हैं, जिसमें कि आपको WBC को काउंट नहीं करना है, लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं उन्हें काउंट नहीं करना है। आप रेटिकुलोसाइट्स और रेड सेल्स देखेंगे, बस 1000 रेड सेल्स देखेंगे, उनमें कितना रेटिक है, फिर उसको क्या करेंगे आप परसेंट रेटिक, नंबर ऑफ रेटिक्स इन 1000 रेड सेल्स अपॉन 1000 रेड सेल्स इंटू 100। या फिर इसको सिंपली ये करने के लिए भी आप ऊपर देखिए एक और शॉर्टकट दे रखा है कि नंबर ऑफ रेटिक्स इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स। तो ये था आपका रेटिकुलोसाइट्स के बारे में सब कुछ। आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी सजेशन है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद। @सुलेखिका ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।